हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। संस्कृति, जी हाँ, हम पाठ पढ़ रहे थे। हमने पाठ पढ़ा था संस्कृति और सभ्यता। क्या है संस्कृति, क्या है सभ्यता? जहां से मानव आविष्कार करता है वो है संस्कृति, और जब संस्कृति का जो परिणाम निकलता है, जो दर बदर बदलती चली जाती है, वो है सभ्यता। संस्कृति अविभाज्य है, ये बदलती नहीं है, लेकिन सभ्यता परिवर्तित होती रहती है समय के साथ साथ। तो ऐसा पाठ हमने पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था पाठ पूर्ण नहीं हुआ है, अगला वीडियो आएगा अभ्यास का। तो ये लीजिए आप पाठ के अभ्यास, प्रश्न अभ्यास संस्कृति के। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? आखिर हम सभ्यता और संस्कृति को क्यों नहीं पहचान पाए? दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है, बस इसीलिए हम सभ्यता और संस्कृति को जान ही नहीं पाते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि लोग सभ्यता और संस्कृति का शब्दों का प्रयोग तो खूब करते हैं, मगर वे इनके अर्थ के बारे में भ्रमित रहते हैं। वे इनके अर्थ को जाने समझे बिना मनमाने ढंग से इसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इन शब्दों के साथ भौतिक और आध्यात्मिक विशेषणों का भी प्रयोग करते हैं और उसको भ्रमित कर देते हैं। मतलब इन दोनों शब्दों का प्रयोग तो करते हो, कहीं भी कर देते हैं। कहीं संस्कृति बोल देते, कहीं सभ्यता बोल देते। सही जगह संस्कृति और सभ्यता का प्रयोग नहीं करते क्योंकि उनको सही जगह संस्कृति और सभ्यता का प्रयोग करने की समझ ही नहीं है। बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग कर देते हैं जो कि भ्रमित कर देते हैं उनको। उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में लोग इनका अर्थ अपने अपने तरीके से लगाते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन शब्दों की सही अर्थ और सही समझ आज भी व्यक्ति को नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो आग की खोज, देखिए आग की खोज एक महत्वपूर्ण खोज है। यदि आप सोचिए, यदि आग की खोज नहीं हुई होती तो क्या आज हम भोजन पकाकर खा सकते थे? क्या आज हम शरीर में ऊष्मा जो ताप से लेते हैं, क्या हम वो ले सकते थे? हमें चोट लग जाती है, हम तुरंत कहते हैं कि इसकी सिकाई करो, गर्म कपड़े से इसकी सिकाई कर सकते हैं। वो आग के ना होने से क्या हम सिकाई कर पाते? अरे आज जो आप बिजली देखते हैं, ये लाइट देखते हैं, कहीं ना कहीं उसी आग के कारण ही वो सोच उत्पन्न हुई है कि आज ये बिजली भी आपको मिल रही है, उससे भी ताप गर्मी मिलती है। तो आग का आविष्कार मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि आग तो अग्नि देवता के नाम से पूजी जाती है और व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उस अग्नि का बहुत महत्व होता है। हमारे पंच तत्वों में भी एक तत्व आग होती है, अग्नि होती है। तो अग्नि का बहुत महत्व है। और अग्नि के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ये आदि मानव जिन्होंने या तो भोजन, अपने पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए आग का आविष्कार किया और भोजन पकाकर खाया। तब देखिएगा आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे मनुष्य की जीवन शैली और खाने पीने में प्रमुख जो बहुत बदलाव आए हैं। दूसरे, मनुष्य की पेट की ज्वाला अधिक सुविधाजनक ढंग से शांत होने लगी जब आग का प्रयोग होने लगा। इससे उसका भोजन स्वादिष्ट बन गया। सर्दी भगाने का साधन उसको मिल गया। इसके अलावा प्रकाश और आग का भय दिखाकर जंगली जानवरों से अपने खतरों में कमी आई, लोग उससे बचने लगे। आग ने मनुष्य के सभ्य बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसकी खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं पेट की ज्वाला, सर्दी से मुक्ति और प्रकाश की चाहत। पेट की ज्वाला के कारण आग का प्रयोग इस्तेमाल होने लगा, सर्दी से बचने के लिए होने लगा और साथ ही प्रकाश के लिए, उजाले के लिए। तो आदि मानव जंगलों में रहते थे, वो आग का इस्तेमाल करके फिर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करने लगे थे। अगला है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? तो संस्कृत व्यक्ति वह है जिसने आविष्कार किया है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपना पेट भरा होने पर, तन ढका होने पर भी कुछ और सोचने में लग जाए। क्योंकि जो संस्कृत व्यक्ति होता है, जिसका दिमाग चलता है, जो कुछ खोज करना चाहता है, वो कभी शांत नहीं बैठता। वो आसमान में तारों को स्थाल के रूप में देखकर पता लगाता है आखिर ये क्यों घूमता है। तो वो देखता है कि आखिर एप्पल, सेब नीचे ही क्यों गिरता है, कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ क्यों खिंचती चली आती है। वह अपने विवेक और बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है और समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण के लिए न्यूटन संस्कृत व्यक्ति था जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। इसी तरह सिद्धार्थ ने मानवता को सुखी देखने के लिए अपनी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया। तो सिद्धार्थ और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत वाले हमारे न्यूटन, आदि मानव, ये सब कौन थे? कार्ल मार्क्स, ये सब कौन थे? ये सब संस्कृत मानव थे। तो जहां से किसी वस्तु का आविष्कार होता है और जो सोच होती है वो संस्कृत मानव कहलाता है।
अगला है न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? न्यूटन ने जब सेब को पेड़ से जमीन की तरफ आते हुए देखा तो उनके दिमाग में ये बात आई, आखिर ये पेड़ पर ऊंचाई पर लगा हुआ एप्पल ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे की तरफ क्यों आया। तो ये सोच केवल न्यूटन के अंदर उत्पन्न हुई और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। आज वर्तमान समय में विद्यार्थी न्यूटन जिस उम्र में न्यूटन थे और उन्होंने ये सिद्धांत को लिया गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में, उस एज का आज का बच्चा उससे ज्यादा जानता है, लेकिन वो न्यूटन नहीं बन सकता, क्योंकि न्यूटन जैसा कोई सिद्धांत, कोई नया नियम, कोई नई खोज आज का विद्यार्थी, आज का मानव नहीं दे पाया। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, उसके बाद जो नियम बने वो न्यूटन तक नहीं जा सकते थे। वो खोज, वो सोच, वो न्यूटन की थी, इसलिए न्यूटन संस्कृत मानव है। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे यह तर्क दिया गया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत संबंधी नए तत्व का दर्शन किया। इस सिद्धांत की खोज की, नई चीज की खोज करने के कारण न्यूटन संस्कृत मानव थे। कुछ लोग जो न्यूटन के पीढ़ी के हैं वे न्यूटन के सिद्धांत को जानने के अलावा अन्य बहुत सी बातों का ज्ञान रखते हैं। जैसे न्यूटन सर्वथा अनभिज्ञ थे, न्यूटन इतना नहीं जानते थे, लेकिन न्यूटन जैसा भी किसी ने नहीं जान पाया। परंतु उन्हें संस्कृत मानव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने न्यूटन की भांति किसी नए तत्व की खोज नहीं की। ऐसे लोगों को संस्कृत मानव नहीं बल्कि सभ्य मानव कहा जा सकता है। ऐसे मानव संस्कृत मानव तो नहीं कहे जा सकते जिन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया, सभ्य मानव कहे जाएंगे जिन्होंने आविष्कार को और ऊंचाइयों पर ले गए, लेकिन वो सोच तो संस्कृत मानव की ही रही। अगला है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो किन महत्वपूर्ण? कपड़े पहनने के लिए, तन को ढकने के लिए, मौसम सर्दी गर्मी से बचने के लिए, अपने शरीर को शीत और उष्ण मौसम से सुरक्षित रखने के लिए कपड़े सिले होते होंगे, मनुष्य द्वारा सुंदर दिखने की चाह में अपने शरीर को सजाने के लिए भी, क्योंकि इससे पूर्व वह छाल और पेड़ के पत्तों से अपने शरीर को बचाया करता था। अगला है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। तो देखिए, समय समय पर ऐसी कुछ चेष्टाएं की गई, ऐसी कोशिश की गई जब मानव संस्कृति को धर्म और संप्रदाय में बांटने का प्रयत्न किया गया, लोगों में अलगाव पैदा किए गए। कुछ असामाजिक तत्व तथा धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का भी प्रयास किया, मानव संस्कृति को बांटने का भी प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कोई जनता नहीं करती, कुछ उच्च कोटि के लोग होते हैं जो जाके दोनों में के मध्य विवाद उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे लोग जनता को भड़काते हैं, उनमें विवाद पैदा करते हैं, उनको अलगाव पैदा करते हैं। त्योहारों पर भी उकसा करके इनका त्योहार ऐसा, त्योहार इनके में ऐसा हुआ, आपके में ऐसा नहीं हुआ था, आपको रोका गया था, इनको रोका नहीं गया था। कुछ ये लोग धार्मिक भावनाओं में भी भड़काने का प्रयास करते हैं। मस्जिद के सामने बाजा बजाने और ताजिए के निकलते समय पीपल की डाल काटने पर संस्कृति खतरे में पड़ने की बात कहकर मानव संस्कृति विभाजित करने का प्रयास किया। तो देखिए, मानव की संस्कृति को, मानव समाज को विभाजित करने का प्रयत्न मानव ही करता है। हिंदू मुस्लिम के मध्य का झगड़ा मानव ही करवाता है और जनता बिल्कुल नहीं भड़कती। भड़काने के लिए तो कुछ ऊपर के तत्व ही निकल कर आते हैं। तो वही है जो मानव संस्कृति का अलगाव, कि हमारी संस्कृति में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये भावना विकसित है मानव संस्कृति में। लेकिन अगर इनके मध्य कोई झगड़ा हो रहा है, अलगाव पैदा हो रहा है, मानव समाज की, इस मानव संस्कृति को तोड़ने के बहुत प्रयत्न किए गए, कई प्रकार से उन्हें तोड़ने का प्रयत्न किया। और दूसरा ये, मानव संस्कृति ने के मूल में, मतलब जड़ में कल्याण की भावना होती है। इस संस्कृति में अकल्याणकारी तत्वों के लिए स्थान नहीं है। समय समय पर लोगों ने अपने कार्यों के प्रमाण भी दिए हैं कि हम एक हैं। जैसे भूखे व्यक्ति को लोग अपने हिस्से का भोजन खिला देते हैं, बीमार बच्चे को अपनी गोद में लिए माँ सारी रात गुजार देती है। कार्ल मार्क्स ने अपने आजीवन मजदूरों के हित के लिए संघर्ष किया। लेनिन ने अपनी डेस्क की ब्रेड भूखों को खिला दी। सिद्धार्थ मानव को सुखी देखने के लिए राजा के सारे सुख छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल को निकल गए। तो ऐसे भी लोग हुए हैं जहां उन्होंने समाज में मानवता लाने का प्रयत्न किया और एक समाज, अविभाज्य संस्कृति की बात कही। आशा स्पष्ट कीजिए, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। हम उसको संस्कृति, देखिए मानव की योग्यता तो बहुत है। आज हम चांद पर पहुंचे, ये हमारी योग्यता थी।
आज हमने मिसाइल बनाई, हमारी योग्यता थी। चंद्रयान भेजा गया, हमारी योग्यता थी। आज हमने बड़े बड़े किसी भी आप ले लीजिए, छोटी से छोटी डिवाइस को लेकर बड़ी बड़ी तक किसने बनाई? मनुष्य ने बनाई है। मनुष्य ने हर एक वस्तु की खोज अपनी योग्यता के अनुसार अच्छे कार्यों के लिए की है, लेकिन जब उसी का इस्तेमाल विनाश के लिए किया जाए, मोबाइल का इस्तेमाल किया गया अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, दूरी कम करने के लिए, लेकिन किंतु आज साइबर क्राइम जैसे जो क्राइम होते हैं, ये मोबाइल के माध्यम से ये लोगों को बर्बाद कर देते हैं। आज हथियार बनाए गए या फिर किसी भी वस्तु का इस्तेमाल किया गया, बॉम्ब बनाए गए थे अपने देश की सुरक्षा के लिए, आज उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी कार्य को जितना भी मनुष्य ने बनाया, आज जितनी नई तकनीकी चारों ओर फैली हुई है, उसका सभी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। फिर हम उसे संस्कृति कैसे कहेंगे? वो तो आज संस्कृति में परिवर्तित हो गई। संस्कृति कल्याण की भावना से गहरा नाता है, इससे कल्याण से अलग नहीं देखा जा सकता। यह भावना मनुष्य को मानवता हेतु उपयोगी तत्वों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। जो भी संस्कृति आग बनाई गई, ये नहीं कि हम कल के दिन घर या दुनिया जला दें, आग तो बनाई गई अपनी सुविधा के लिए, पर अब आग का गलत इस्तेमाल होने लगा। ठीक, सुई बनाई गई थी कपड़े सिलने के लिए, सुई, अब सुई के नाम पर जो बड़े बड़े हथियार बना दिए गए, वो मानव जाति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो जब भी संस्कृति आई है, वो कल्याण की भावना से आई है, आविष्कार, नया आविष्कारों के लिए प्रेरित करने के लिए आई है। ऐसे कोई व्यक्ति जब आत्मविनाश के साधनों की खोज करता है तो उससे आत्मविनाश करता है, तब वह असंस्कृति बन जाता है। फिर तो वो संस्कृति रही नहीं जाती। ऐसी संस्कृति जब कल्याण की भावना नहीं होती है, जिसमें वो असंस्कृति कहलाती है। रचना और अभिव्यक्ति में देखिए, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं? तो संस्कृति क्या है हमारे उसमें? संस्कृत मानव द्वारा किया गया ऐसा कोई भी आविष्कार, नए तथ्य का ज्ञान जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी हो, जो उससे पहले किसी ने ये भावना ना आई हो, ऐसी मजबूत, और संस्कृति त्याग की भावना से मजबूत और समृद्ध होती है। संस्कृति का संबंध मनुष्य के मन से होता है। सभ्यता क्या है? संस्कृति का परिणाम ही सभ्यता है। हमारे खान पान का ढंग, हमारे जीवन जीने का तरीका, हमारे पहनने का तरीका, हमारे लड़ने झगड़ने का ढंग, ये सब कुछ कला, आवागमन, मतलब समय बदलता गया और इनमें रूप बदलते गए। तो जो संस्कृति थी वो समय के अनुसार परिवर्तित होती गई, जिसको सभ्यता का नाम दिया गया। और यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता पढ़ने के बाद आज प्रश्न उत्तर ने ये क्लियर कर दिया कि अब संस्कृति का इस्तेमाल हम सही जगह करेंगे और सभ्यता का इस्तेमाल हम सही जगह करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति है, हमने अब उनको सभ्यताओं में परिवर्तित कर दिया। भारतीय संस्कृति में हमारा पहनावा जो था वो बहुत ही भारतीय संस्कृति का पहनावा, मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें साड़ी थी। एक छोटी बात, अब उस पहनावे को हमने कई रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि उसमें हमने पाश्चात्य संस्कृति को हम लेके आ गए। हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत से पूर्ण थी, संस्कृत भाषा से पूर्ण थी। आज हमने उस पर दूसरी भाषाओं का काम कर दिया। भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ और कर्म कांड और बहुत सारी बातें थी, उनको हमने समय के साथ साथ अपने आप कम कर दिया, क्योंकि अब हम मानव उतना सहन नहीं कर सकते। पहले तपस्वी, बहुत एक समय के बाद हमें वनवास जाना ही पड़ता था, गृहस्थी छोड़नी ही पड़ती थी, हमारी संस्कृति थी। लेकिन अब हमने समय के चलते उन सभी को खत्म कर दिया। अब हम कोई नियम लेते तो हम संन्यास ग्रहण करते हैं, हम कोई ऋषि मुनि बने, नहीं तो हम घर में ही पूरा जीवन यापन करते हैं। तो ये परिवर्तन जो हुआ वो सभ्यता थी। संस्कृति तो हमारी वो जहां से उपज आई है। तो सभ्यता और संस्कृति को बाकी हमने बहुत गहराई से जाना, और ये गहराई से जानने के बाद मुझे विश्वास है कि आपको पाठ भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लिख पाएंगे उसे बहुत अच्छे से। बहुत ऐसे 2-3 प्रश्न हैं जो कि कई सालों से पेपर में आ रहे हैं और आते हैं। तो यहाँ पर पाठ की समाप्ति करते हुए अगले पाठ की हम तैयारी करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। थैंक यू सो मच।